विद्यार्थियों को मैं लघु कथा कुंज के एक भाग को लेकर आया हूँ। वह ऐसे नामक लघु कथा है। यह मधुदीप नामक साहित्यकार के द्वारा लिखित है। यही मैं आज आपको दो कहानियों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। कुल मिलाकर मधुदीप के द्वारा संकलित 4 कहानियां हैं। पहले मधुदीप के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। करने के बाद हम ऐसे कहानी को आगे बढ़ेंगे। मधुदीप का जन्म 1 मई 1950 में 1950 मई 1 को हरियाणा में हुआ है। वह दुजाना गांव है। दुजाना गांव के हरियाणा में हुआ है। समय का पहिया और मेरी बात तेरी बात लघु कथा संग्रह के साथ एक कहानी संग्रह और 6 उपन्यास प्रकाशित है। मधुदीप के द्वारा लिखे हुए कहानियों का संग्रह है। एक समय का पहिया, मेरी बात तेरी बात लघु कथा संग्रह है के साथ एक कहानी भी है। वह 6 उपन्यास प्रकाशित है। पड़ाव और पड़ताल के 2 दर्जन से अधिक संचयनों में हिंदी के ज्यादातर लघु कथा लेखकों की रचनाएं देते हुए उन पर आलोचना का अविस्मरणीय काम किया है। क्या है कि उनके द्वारा लिखित पड़ाव और पड़ताल नामक साहित्य में 2 डजन, एक डजन के लिए कितना है 12, 2 डजन के लिए 24, 2 दर्जन से अधिक संचयनों में हिंदी के ज्यादातर लघु कथा लेखकों की रचनाएं देते हुए उन पर आलोचना का अविस्मरणीय काम किया है। अविस्मरणीय काम करना क्या है? स्मरण करने योग्य। इस तरह का जो आलोचना करना, विमर्श करके उसने लेखन लिखे हैं। कई संस्थाओं से पुरस्कार और सम्मान हासिल है। लेखक ने कई पुरस्कार प्राप्त किया है और कई सम्मान भी हासिल कर लिया है। यही संक्षिप्त परिचय मधुदीप के द्वारा दिए हुए कहानियों के लिए। हम अभी सीधे उनके द्वारा लिखित छोटी सी कहानी है। ऐसे देख लीजिए, मैंने जो स्क्रीन में डाली है वही एक कहानी है और ये कहानी भी इसी तरह की छोटी है। इसलिए मैंने 2 कहानी आज पढ़वाने का विचार कर लिया है। उनमें से एक कहानी ऐसे कहानी पढ़ने के पहले हमें कुछ विचार तो जान लेना चाहिए कि मरण ही जीवन का अंत नहीं है। मरण ही जीवन का अंत नहीं। जैसे जीवन में हार कर आत्महत्या करने का विचार करते हैं। हार जाने के पर अपना जीवन को अंत करना चाहते हैं या आत्महत्या करना आत्मसत्य है। उनको हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, परंतु लोग क्या करते हैं, उसे हत्या करना चाहते हैं। वह महापाप, इसलिए हमारे दार्शनिकों ने, फिलोसोफर ने बता दिया है आत्महत्या महापाप है। क्योंकि जीव को देने वाला वह है, कोई भगवान हो सकता है, और लेने का अधिकार भी उनको है। देने वाले को लेने का अधिकार है। इसलिए हमें
जीव देने का अधिकार भी नहीं, लेने का अधिकार भी नहीं, इसलिए हमें आत्महत्या ना करना है। एक विचार, यही एक सन्निवेश कहानीकार प्रस्तुत करता है। किसी एक जगह पर दो मित्र आए हैं। एक पार्क के कोने में दो मित्र आए हैं, परंतु मित्र बता दिया गया है। मित्र में एक पुरुष भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, अथवा दो पुरुष मित्र भी हो सकते हैं या दो महिला मित्र भी हो सकते हैं। कोई एक दो आए हैं और हार बैठे हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं और आत्महत्या करने के लिए तरह तरह के साधनाओं को अपनाने के लिए विचार करते हैं, परंतु अंतिम पड़ाव पर आकर वे क्या करते हैं? क्या बिल्कुल वे आत्महत्या कर लेते हैं या नहीं? नहीं तो क्यों, है तो क्यों? देखेंगे कहानी पढ़कर। छोटी सी कहानी होने के कारण एक बार हम कहानी को पढ़ेंगे, एक बार हम कहानी को पढ़ेंगे। रात के गहराते अंधकार में दो मित्र पार्क की सुनसान बेंच पर गुमसुम बैठे थे। इससे पूर्व वे काफी देर तक बहस में उलझे रहे थे। इस बात पर तो दोनों सहमत थे कि इस दुनिया में जिया नहीं जा सकता, इसलिए मरना बेहतर होगा। मगर मरे कैसे? काफी विचारने के बाद भी दोनों को आत्महत्या का कोई ढंग उपयुक्त नहीं लगा था। सुनो, एक ने खामोशी तोड़ी। मेरी मानोगे क्या? क्यों ना हम जिंदगी से लड़कर मरे। कुछ देर बाद दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे बढ़े जा रहे थे। जितना बहुत सुंदर कहानी है, अर्थपूर्ण कहानी है। हमें जीवन में भरोसा रखना है, ऐसे करना है। कैसे करना है? ऐसे करना है। कैसे? इस कहानी के समान। देख लीजिए, विवरण देखेंगे। रात के गहराते अंधकार, अंधकार कत्तले, वह अंधकार गहरा हो गया है। तो अंधकार कब सामान्य तौर पर गहरा अंधकार होता है? मध्य रात। मध्य रात को हम गहरा अंधकार कहते हैं ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದ मध्यरात्रि आಗಿದೆ। दो मित्र पार्क की सुनसान बेंच पर गुमसुम बैठे थे। देखिए, बहुत बहुत गहरा अंधकार है। दो मित्र हैं, एक बेंच है पार्क में, सुनसान बेंच है। सुनसान बेंच क्या है? उस वातावरण में ये दो को छोड़कर कोई मनुष्य मात्र नहीं है, निशब्द है, मध्य रात का संदर्भ है। दो लोग ही वहीं बैठे हैं, गुमसुम बैठे थे। अरे कोई बात नहीं, क्या करना है, क्या करना है, क्या मैं मर जाऊं या ना मरना, इसी तरह चिंता में वे गुमसुम बैठे थे। इससे पूर्व काफी देर तक बहस में उलझे रहे थे। देखिए, अभी गुमसुम हुआ तो भी इसके पहले वे उलझे हुए थे। किस विषय पर? इससे पूर्व, पूर्व था पहले। यहाँ अभी गुमसुम बैठे हैं, इससे पहले वे काफी देर तक बहस में, बहस चर्चा, वाद विवाद, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಬುವೆ उलझे रहे। इस बात पर तो दोनों सहमत थे और उलझकर वे सहमत हुए। सहमत हुआ ना, उम्मत अभिप्राय, एक अभिप्राय आए, एक निर्णय लिया है। एक ही निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? कि
इस दुनिया में जिया नहीं जा सकता ಇನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ हमें आइंदा इस दुनिया में जीवन बिताया नहीं सकता है जीना असंभव है ಇನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ जीना ही असंभव कहने का मतलब क्या है मरना है ना ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ नाविनु साइबेकु इसी तरह का एक निर्णय अभी इन दो मित्रों ने ले लिया है और गुमसुम बैठे इष्टवರೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು और दोनों ने जिया नहीं जा सकता इसलिए मरना बेहतर होगा देख लिए उन लोगों ने विचार कर लिया है क्या है मरना बेहतर है योग्य है जीते जी हम खुशी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं मरने के बजाय और रास्ता ही नहीं है समझकर मरना बेहतर होगा निर्णय लिया है ಅವರು निर्णय ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ मगर मरे कैसे परंतु उनके मन में एक प्रश्न है कौन सा प्रश्न है मरना तो बिल्कुल कैसा मरना है ಸಾಯಬೇಕು ಹೌದು ಆದರೆ ಸಾಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ मरना इतना आसान नहीं है इसलिए मरना कैसा है ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಂಟು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಬಹುದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಳ್ಳುವುದಾಗ ನೇಣು ಹಾಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಾರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ इसलिए आत्महत्या कैसे करना है ये ही चिंता करने में रहे हैं काफी विचारने के बाद भी दोनों को आत्महत्या का कोई ढंग उपयुक्त नहीं लगा था बहस्तु काफी विचार किया है विचारने के बाद आत्महत्या करने के लिए कोई ढंग उपयुक्त नहीं हुआ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಗ್ಗ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಗ್ಗ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಡ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಷ್ಟು 7 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ 7 ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗೆ ಹಾರುವಣ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರುವಣ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಂತು ಕೋಯಿ ರಾಸ್ತಾ ಉನ್ಕೋ ಉಪಯುಕ್ತ ನಹಿ ದಿಕಾಯಿ ದೇತಾ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ ಉಪಯುಕ್ತ ನಹಿ ಲಗಾತಾ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕ್ನಿ ಖಾಮೋಶಿ ತೋಡಿ ಒಬ್ಬ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದವ ಆ ಖಾಮೋಶಿ ನಿಶಬ್ದ ಆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುನೋ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹೇಳೋ ಮೇರಿ ಮಾನೋಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀಯಾ मैं जो कहता हूं ये बात मानोगी मानोगे मानोगे देख लीजिए मानोगी होते तो लड़की है पर मानोगे पुल्लिंग भी स्त्रीलिंग हो सकता है इसलिए मानोगे ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ क्या ಏನು क्यों ना हम जिंदगी से लड़कर मरे बहुत बहुत अर्थपूर्ण ये वाक्य है देख लीजिए प्रथम ने कहा एक मित्र ने कहा दूसरे मित्र से एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा है क्यों ना हम जिंदगी से लड़कर मरे क्यों हम जिंदगी से लड़कर मरे
बहुत बहुत ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ है. ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ जीवन में कई समस्याएं आ सकते हैं, उन समस्याओं के साथ लड़ना है. ये हमारा जीवन है. इसलिए एक ने कहा हमें लड़ना है. कब तक? जीवन पर्यंत लड़ना है. और जीवन पर्यंत जीवन से लड़ते लड़ते मरना है. आत्महत्या करके नहीं है, विष पीकर नहीं है, रस्सी लेकर नहीं है, कुएं में डूब कर नहीं है, जीवन से लड़ना है. जीवन से लड़ना कैसा है? जीवन में कई समस्याएं आते हैं, उन समस्याओं के विरुद्ध लड़ना है और हार जीत लेना है. तब दूसरा क्या करता निकलिए, कुछ देर बाद दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे बढ़े जा रहे थे. उन्हें वो अच्छा लगा. ठीक है, देखेंगे हम जीवन से लड़ेंगे कहकर वे मान लेते हैं और आत्महत्या करने का जो निर्णय है वही त्याग कर लेते हैं. ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾವಿನ್ನು ಬದುಕ್ತೇವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ कहकर वे निर्णय लेते हैं. हम जीवन से हार नहीं बैठते हैं, हार कर जीत लेते हैं कहकर जीवन के संघर्ष को सामना करते करते जीने का वादा करके वे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वे चले जाते हैं पार्क से बाहर. तो इसी कहानी के द्वारा कहानीकार मधुदीप क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है आत्महत्या ही समस्या का परिहार नहीं है. आत्महत्या ही समस्या का परिहार नहीं है, जीवन से लड़ना है. जीवन से हार बैठना नहीं है, जीवन से लड़ना है. जीवन से लड़ते लड़ते जीवन बिताना तो वह ही अंतिम सुख है कहकर आशा भाव रखने के लिए मधुदीप इस कहानी में बताते हैं. इस कहानी में बताते हैं. मैं समझ लेता हूं. कन्नड़ में चाहिए तो ಲೇಖಕರು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮ ಅಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋತು ಕೈಗೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾವು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ. ಆಗ ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾರ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶಾಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ. ಅದು दूसरी कहानी है नियति. दूसरी कहानी है नियति. ये कहानी को भी हम एक बार अर्थ प्राप्त करने के पहले हमें पढ़ लेना चाहिए. ये झल्ली टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने पुकारा. हाँ बाबूजी, झल्ली को सिर से उतार. वह अधनंगा आदमी ठहर गया. यह देशी घी का पीपा परस खाने ले जाना है. बोल कितने पैसे हो लेगा? दे देना बाबूजी कहकर उसने पीपा सिर पर उठा लिया था.
मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा था। उसे पछतावा हो रहा था, ना जाने बाबू कितने पैसे दे। एक क्षण रुककर वह सांस लेने लगा। देसी घी का है, क्यों हम क्यों दम फुला रहा है, बस एक मंजिल और चढ़ना है, बाबू ने झल्ला कर कहा। झल्ली वाले को क्रोध तो बहुत आया, पर उसके सिर पर बोझ था। ऊपर पहुंचा तो पीपा उतर कर उसने घड़ी भर राहत लेनी चाहिए। तभी बाबू ने उसकी और मैली सी अटन्नी बढ़ाई। बस अटन्नी बाबूजी, 3 तो जीने चढ़े हैं, और क्या 5 रुपए होंगे? लेने हो तो ले, नहीं तो रास्ता नाप दो। बाबू अपने घर में घुसकर घुराया। एक बार तो झल्ली वाले का मन हुआ कि वह अटन्नी को फेंक दे, लेकिन उसके हाथ ऐसा ना कर सके। साले खाएंगे देसी घी, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा। देसी घी खाने वाले क्या, बड़बड़ाता हुआ वह जीना उतरने लगा। नियति शीर्षक को हम पहले देखेंगे। नियति यहाँ नियतु नामक शब्द से आया है, परंतु नियति सामान्य तौर पर फेट, भाग्य, किस्मत ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಅವನ नियति सरी ಇಲ್ಲ, भाग्य सरी ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ समस्या ಬರ್ತಾ उंटू, उनको समस्याएं आ रही है। इस तरह नियति के लिए सामान्य तौर पर क्या है, तो किस्मत, भाग्य अर्थ लेते हैं, परंतु यहाँ नियतु कहने का तात्पर्य है। नियतु का मतलब है ईमानदारी। यही गरीब और अमीर लोगों के बीचों बीच जो अंतर है, वह अंतर को यहाँ समझाने वाली यहाँ। तो गरीब की नियति एक है और अमीर की नियति एक है। तो अमीर लोग गरीबों का शोषण करते रहते हैं, वही वे नियति समझते हैं, परंतु गरीब लोग अपने जीवन में हारना ही नियति मानते हैं। ये कैसे ही अभी यहाँ एक अमीर व्यक्ति है, वह पैंट और कोट पहन लिया है और उसने टाई भी बांध लिया है। इस तरह का एक अमीर व्यक्ति है। और घी बेचने वाला एक आदमी है, अर्थात एक सर्वेंट के रूप में वही निम्न वर्ग का अर्थात गरीब वर्ग का व्यक्ति है। उन दोनों के बीचों बीच बातें हो रही है, देखेंगे। ये झल्ली टाई की नाट कसते हुए पैंट वाले बाबू ने पुकारा। अर्थात एक बाबू साहब है, उसने पैंट पहन लिया है और कोट पहन लिया है और नाट को टाइट करके वह पुकार लेता है, झल्ली। अतः हम यहाँ किस तरह ये हमारी इलवारो रिक्शा वाले को ये रिक्शा इलवा, इस तरह एक आइस कैंडी है तो ए कैंडी इधर आओ, इस तरह काम करने वाले को उनको हम संज्ञा बनाकर पुकारते हैं। उसी तरह वह झल्ली कहकर उनको अपने पास बुलाता है। ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ದಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಸ ಗುಡಿದ ಏ ಪೊರಕೆ ಈಚೆ ಬಾ, ಅದ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ ಏ ರಿಕ್ಷಾ ಈಚೆ ಬಾ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏ ಏ ಜल्दी इधर आओ, इस तरह पुकार लेता है। हाँ बाबूजी, जल्दी को सिर से उतार वह अधनंगा आदमी ठहर गया। तो अपने सिर पर उनके क्या था, वह झल्ली था, वह झल्ली को उतर लेता है और आदमी के सम्मुख या उस अमीर के सम्मुख वह ठहर जाता है, मिलता है। यह देसी घी का पीपा परास खाने ले जाना।
बोल कितने पैसे लेगा ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪೀಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇಸಿ ಘೀ का ಪೀಪ ಅದನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು परस खाने तक ले जाना परस खाने अर्थात किचन पर सामान्य तौर छोटा सा हमारे घर में किचन होता है और छोटा नहीं है कुछ बड़ा है ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ಅಂತದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಪರಸ್ಕಾನೆ ಈ ತುಪ್ಪದ ಏನು ಪೀಪೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕು कितना हमाली देना है कितना पैसे देना है दे देना बाबूजी आपको मालूम पड़ता है ना ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ आप ही दे देना ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ कहर उसने पीपा सिर पर उठा लिया था अर्थात लेने के लिए मान लिया पीपा लेकर जाने के लिए मान लिया अपने सिर पर रखा और चलने लगा मकान की दूसरी मंजिल चढ़ते हुए झल्ली वाला हाँफने लगा था क्योंकि फर्स्ट फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर दूसरी मंजिल सेकंड फ्लोर तक गया और हाँफने लगा इस तरह हाँफने लगा अतः टायर्ड हुआ है और उसे पछतावा हो रहा था ना जाने बाबू कितने पैसे दे अरे सेकंड फ्लोर के बंद ಇನ್ನೊಂದು फ्लोर ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ इस तरह वह विचार करने लगा सेकंड फ्लोर तक आया है थर्ड फ्लोर में जाना है तो वहीं जाने पर कितना पैसा देगा पता नहीं परंतु मुझे जाना है क्योंकि पैसा मिलना है तो एक क्षण रुक कर वह सांस लेने लगा अर्थात कुछ समय तक रुकता है सांस लेता है इस तरह सांस लेता है और आगे बढ़ता है देशी घी का है क्यों दम फूला रहा है देखो वह बाबू साहब कहता है ये देशी घी का है क्यों दम फूला रहा है बस एक मंजिल और चढ़ना है ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಮಂಜಿಲಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು बाबू ने झल्ला कर कहा झल्ली वाले को क्रोध तो बहुत आया पर उसके सिर पर बोझ था अरे ಏನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಾರಿಸಬಹುದು ಅವನು परंतु उनके सिर पर बोझ था भारा इತ್ತು उनको थप्पड़ मारने का क्रोध आया परंतु वह क्रोध नहीं दिखाई देता तो आगे बढ़ता है ऊपर पहुंचा तो पीपा उतर कर उसने घड़ी भर राहत लेनी चाहिए राहत लेना आराम लेना अर्थात वहां पीपा को उतर लेता है क्षण मात्र ಸ್ವಲ್ಪ आराम ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ क्षण मात्र वह आराम लेने के लिए विचार करता है तभी बाबू ने उसकी ओर मैली सी अटन्नी बढ़ाई ನೋಡಿ ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಎಂಟಾನೆ 50 पैसा अटन्नी क्या है 50 पैसा 50 पैसा वो निकाल देता है मैली से उनको और फेंक देता है ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ तो उसकी ओर मैली सी अटन्नी बढ़ाई बस अटन्नी बाबूजी 3 तो जीने चढ़े ही तो वह झल्ली वाला कहता है केवल 50 पैसा अटन्नी 3 मंजिल ऊपर आया है जीने चढ़कर जीने मेट्लो जीने चढ़कर 3 मंजिल आया हूं केवल 50 पैसा अटन्नी और क्या 5 रुपए होंगे 5 रुपए ಕೊಡಬೇಕಾ अटन्नी नहीं तो क्या 5 रुपए देना चाहिए लेने हो तो ले नहीं तो रास्ता ना नोड़े बस इस तरह कहने लगा लेना है तो लो नहीं तो रास्ता नाप इल्लाದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುದಾ ತೆಗೆದುಕೊ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗು ಹೊರಗೆ इस तरह रास्ता नाप नापನದ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ಹುಡುಕು और बाबू अपने घर में घुसकर गुर्राया मने ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ गुर्रा कहता है लेना है तो ले लो नहीं तो अपने राह पकड़ कहकर वह अंदर चला जाता है एक बार तो झल्ली वाले का मन हुआ कि वह अटन्नी को फेंक दे लेकिन उसके हाथ ऐसा ना कर सके क्यों गरीब कभी अपना दुख को प्रकट ना करना है गरीब को अपना वेदना को प्रकट ना करना है अर्थात क्रोध आया तो भी सहन करना है इसलिए अभी वह सहन करता एक बार वह अटन्नी फेंकना चाहता है परंतु ऐसा नहीं कर सका
ಅಂತ ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂಟ ನಾವು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು, इस तरह विचार कर लेता है, परंतु ऐसा कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? गरीब कभी क्रोध व्यक्त ना करना है। याके बड़ा न कोपा दवड़ेगी कीड़ो, आपने कहानी तो सुना है। गरीब कभी क्रोध व्यक्त ना करना है, इसलिए अभी वह क्रोध व्यक्त ना कर सका। क्या करता है? साले खाएंगे देशी घी, पीपे में घी क्या गोबर भरा होगा, देशी घी खाने वाले क्या बड़बड़ाता हुआ वह जीना उतरने लगा। अर्थात देशी घी खाने वाला है क्या, इसमें क्या गोबर भरा है, गोबर अर्थात गोबर, इधर गोबर मिच दिया, क्या देशी घी खाएगा कहकर बड़बड़ाता है, क्रोध से उतरने लगा। अर्थात आज उनकी नियति इसी तरह, गरीब की नियति क्या है? अमीर लोग उनको अपराध, अवमान, अन्याय, मारपीट करने पर भी उनको सहन करना पड़ेगा, इसके अलावा उन्हें रास्ता ही नहीं है। ये ही कहानी मधुदीप यहाँ बता देता है। कुल मिलाकर तो मालूम पड़ा है कहानी बहुत बहुत आसान है। गरीब कभी अपना क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता, अमीरों का शोषण को सहना उनकी नियति है। ಬಡವನು ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಕ್ರೋಧನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಸಹಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತುಪ್ಪ ಮಾರುವವ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಶಿ ಘೀನ ಪೀಪವನ್ನು ನೀನು ಫರಸ್ ಖಾನೆಗೆ ತಲುಪಿಸು. ಅದು ಮೂರನೇ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, 2nd फ्लोर आದಾಗ हाँकने लगा था, परंतु वह जाता है, परंतु वह पैंट सूट पहनने वाला व्यक्ति क्या करता है? अठन्नी दे देता है। उनकी कूली तो वह पूछता भी नहीं है, और गुर्रा का कहता है लेना है तो ले लो, नहीं तो अपना रास्ता ना कहकर उनको भेज देता है। परंतु वह कुछ ना करता है, असमंजस में आकर वह चुपचाप अपने ओर या वापस लौटता है। इसी के द्वारा यह कहानी समाप्त होती है। और एक कथा अगले पीढ़ी में हम देखेंगे। आज यह कथा को मैं समाप्त कर देता हूँ। नमस्ते।